प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 9 और क्लास 11 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। क्लास 9 में हम स्वैरन द स्टोरी टेलर पार्ट 2 को पढ़ेंगे और क्लास 11 में हम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर पार्ट 1 और पार्ट 2 की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी, जिसमें आप जरूरी बातों को नोट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का एपिसोड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम 9th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आइए जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिकैपिचुलेशन, जिसमें हम रिवाइज करेंगे जो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। आफ्टर दैट वी विल रीड इंट्रोडक्शन एंड देन वर्ड मीनिंग्स एंड देन एनेक्डोट ऑफ एन एलिफेंट and then ईश्वरन heroic act. Let's revise जो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। This story is about ईश्वरन the storyteller. यह स्टोरी ईश्वरन की है, जो कि एक स्टोरी टेलर है। महेंद्रा narrated story to Ganesh about his cook ईश्वरन। जो महेंद्रा है वो गणेश को अपने कुक ईश्वरन की स्टोरी सुनाता है। ईश्वरन नरेटेड इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट्स। जो ईश्वरन था वो छोटे से छोटा इंसिडेंट भी बहुत ही अच्छे से नरेट करता था। कुड वीव एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। जब ईश्वरन स्टोरी सुनाना शुरू करता है तो वो एंडलेस नंबर ऑफ स्टोरीज भी सुना सकता है और एनेक्डोट्स भी। उसके पास इतनी सारी स्टोरीज होती हैं कि वो बहुत सारी स्टोरीज सुना सकता है। ऑलवेज मैनेज्ड टू अरेंज फूड इवन एट डेसोलेटेड लैंडस्केप्स। डेसोलेटेड लैंडस्केप्स पर भी ईश्वरन कहीं से भी फूड अरेंज कर लेता था। ईश्वरन enthralled and influenced by तमिल थ्रिलर्स। जो ईश्वरन था वो तमिल थ्रिलर्स पढ़ता था और उसी से उसकी स्टोरीज जो है वो इंस्पायर्ड थी। आइए पढ़ते हैं अब इंट्रोडक्शन के बारे में। ईश्वरन कम्स फ्रॉम अ प्लेस फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन ऐसी जगह से आया था जो टिम्बर के लिए बहुत फेमस थी। Timber is used in construction industry such as railway sleepers, तो उसके लिए टिम्बर बहुत ही ज्यादा फेमस होता है और वहीं से जो ईश्वरन है वो बिलोंग करता था। Anecdote of an elephant. ईश्वरन एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता है एलिफेंट के बारे में, जो कि उसके रियल लाइफ से रिलेटेड थी। ईश्वरन्स हीरोइक एक्ट। और उसी स्टोरी में ईश्वरन अपने एक हीरोइक एक्ट के बारे में बताता है, जिसमें कि वो एक एलिफेंट के पैर पे एक लकड़ी मारकर वो उस मैड एलिफेंट को कंट्रोल करता है। दिस वाज द हीरोइक एक्ट जो कि ईश्वरन उस कहानी में बताता है। महेंद्रा गेट्स कैप्टिवेटेड इन हिज स्टोरीज। और जो महेंद्रा है वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से उसकी स्टोरी सुन रहा है, वो बहुत ही ज्यादा उससे अट्रैक्टेड है। His stories were a source of entertainment for Mahindra. जो ईश्वरन की स्टोरीज होती थी वो महिंद्रा के लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होती थी। आइए पढ़ते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स
जो कि आपको आगे इस चैप्टर को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज hauled, मीन्स ढोना। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो एलिफेंट है वो जो लकड़ियों को इस ट्रक पर ढो रहे हैं। सो दिस इज नोन एज hauled। नेक्स्ट वर्ड इज mahout, मीन्स महावत या फिर गज चालक। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो केयर करता है एलिफेंट की और एलिफेंट को नहलाता है और उसकी सफाई रखता है, उसको हम कहते हैं mahout। नेक्स्ट इज लॉन्च, मीन्स आरंभ करना, मीन्स स्टार्ट करना। नेक्स्ट वर्ड इज टस्कर, मीन्स बड़े दांत वाला हाथी, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैम्पिंग, मीन्स छाप छोड़ते हुए चलना। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एलिफेंट कैसे अपनी छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज इम्यूलेशन, मीन्स बराबरी की चेष्टा। नेक्स्ट वर्ड इज आउटस्कर्ट्स, मीन्स बाहरी सीमाएं। जैसे कि बॉर्डर्स पे ऐसे जाली लगी होती है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, दैट इज नोन एज आउटस्कर्ट्स। नेक्स्ट वर्ड इज हेल्टर स्केल्टर, मीन्स हड़बड़ी में। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रंटेड, मीन्स घुरघुराना। जब कोई जानवर घुर्राता है तो उसको हम ग्रंटेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज depredations, इट मीन्स विनाश, मीन्स डिस्ट्रॉय करना। केन मीन्स छड़ी। menacingly मीन्स डरावने ढंग से। नेक्स्ट वर्ड इज trumpeted मीन्स चिंघाड़ना। नेक्स्ट वर्ड इज mustering मीन्स इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड इज whacked मीन्स जोर से चोट मारना, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज toenail मीन्स पैर का नाखून। ये एलिफेंट के पैर का नाखून है जो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज shiver मीन्स थरथराना। नेक्स्ट वर्ड इज mumbling मीन्स बड़बड़ाना। नेक्स्ट वर्ड इज rapt मीन्स मगन, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से सुनना या फिर बहुत ही ज्यादा अटेंशन देना उस चीज को। नेक्स्ट वर्ड इज वेटरनरी मीन्स जो पशु चिकित्सक होते हैं उनको हम वेटरनरी कहते हैं, जो एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज shrug मीन्स हिलाना। एनेक्डोट ऑफ एन एलिफेंट। Ishwaran began by saying that he belongs to a place famous for timber. So, ईश्वरन अपनी कहानी शुरू करता है और वो कहता है कि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ जो टिम्बर के लिए बहुत फेमस थी। Elephant hauled logs on lorries, और वहां पर क्या होता था, जो एलिफेंट्स होते थे वो बड़े बड़े लकड़ के टुकड़े जो है वो लॉरीज पर चढ़ाते थे, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। One day, a tusker escaped, stomping and smashing whatever came in its way. So, एक दिन क्या हुआ, एक टस्कर वहां से भाग गया और वो सारी चीजों को स्मैश कर रहा था और बहुत ही ज्यादा जोर से अपने पैर रख के वो भाग रहा था इधर उधर, और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था सब चीज को वो तहस नहस कर रहा था, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ईश्वरन एम्यूलेट द मैड एलिफेंट। तो अब क्या होता है, जो ईश्वरन है वो उस मैड एलिफेंट की बराबरी करने की सोचता है। पीपल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर इन पैनिक। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि उस एलिफेंट के रोड पर आ जाने की वजह से जो लोग हैं वो बहुत ही पैनिक होके इधर उधर भाग रहे हैं। ईश्वरन हीरोइक एक्ट। आइए जानते हैं कि ईश्वरन का कौन सा हीरोइक एक्ट था।
Ishwaran whacked its third toenail. So अब क्या होता है, ईश्वरन उस एलिफेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसकी बराबरी करने के लिए उसके थर्ड टोनेल पे एक डंडी मारता है, एक छड़ी मार देता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। A veterinary doctor was summoned to revive the elephant. और ईश्वरन ये कहता है कि वो छड़ी मारने की वजह से वो एलिफेंट जो है वो बेहोश हो जाता है और एक एनिमल वाले डॉक्टर को बुलाया जाता है ताकि उस एलिफेंट को होश में लाया जा सके। 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. और 2 दिन के बाद उसको वापस जंगल भेज दिया जाता है उसके माहौट के साथ। By Japanese art, karate और jujitsu said he brought down the beast. जब महेंद्र ईश्वरन से पूछता है कि सिर्फ एक बारी छड़ी मारने की वजह से एलिफेंट कैसे बेहोश हो गया, तो ईश्वरन जवाब देता है कि ये एक जापानीज आर्ट होती है जिसको हम कराटे या जुजित्सु भी कह सकते हैं, जिससे कि उसने उस बड़े से बीस्ट को स्मैश डाउन कर दिया या फिर उसको बेहोश कर दिया एक बारी स्टिक मारने की वजह से। ईश्वरन मोर देन मेड अप फॉर टीवीज एब्सेंस। इस लाइन का मतलब ये है कि ईश्वरन के होते हुए महेंद्र को टीवी की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था। ईश्वरन इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता था कि वो किसी टीवी से कम नहीं था। Mahindra was jerked out at the new horror story of Ishwaran about the place they are occupying then. At last क्या होता है कि ईश्वरन एक हॉरर स्टोरी सुनाता है जिसे सुन के महेंद्र बहुत ही ज्यादा डर जाता है। So friends, आज हमने क्या सीखा? Anecdote of an elephant, ईश्वरन heroic act. So आज हमने 9th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, का पेज नंबर 14 और 15 समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हॉरर स्टोरी एंड ईश्वरन स्टोरीज इम्पैक्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का 3rd चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पेज नंबर 16 और 17 हम समझेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा वो आप घर पे जाके दोबारा से पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी 11th की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और फाइनली एट द एंड हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ये जो चैप्टर है वो फर्स्ट पर्सन अकाउंट है एक एडवेंचर का, जो कि एडवेंचर किया था नरेटर ने अपनी फैमिली के साथ और अपने क्रूमैन के साथ। इसमें उसने बताया है कि किस तरह से जब ओशन में तूफान आ जाता है, बड़ी बड़ी वेव्स आ जाती है, तो किस तरह से नरेटर और उसकी फैमिली ने वो सरवाइव किया। टाइम पीरियड की बात करें तो वो होगी जुलाई 1976। द नरेटर सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड, यानी कि नरेटर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जुलाई 1976 में और वो इंग्लैंड से चला था। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस तरह से नरेटर ने, जो पहले ही एक जर्नी हो चुकी है बाय कैप्टन कुक, उसको डुप्लीकेट यानी उसको दोहराने की कोशिश करी थी। और इस चैप्टर में उसने बताया है, हमारे नरेटर ने हमें,
कि किस तरह से उन्होंने 15 आवर्स सरवाइव किए थे उस शिप पर तूफान भरे ओशन में। चलिए दोस्तों, अब इंट्रोडक्शन के बाद बात करते हैं कैरेक्टर्स की। सबसे पहला कैरेक्टर जो इस चैप्टर में है वो है द नरेटर, जो कि शिप का कैप्टन भी है। इसके बाद हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है वो है मैरी, जो कि वाइफ है हमारे नरेटर की। इसके बाद हमारा अगला कैरेक्टर है जॉनथन। जॉनथन 6 साल का है और वो नरेटर और मैरी का बेटा है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है सुजेन। सुजेन 7 साल की है और वो मैरी और नरेटर की डॉटर है। इसके बाद अब जब नरेटर अपनी जर्नी पर जाता है तो उससे पहले वो कुछ क्रूमैन्स को हायर करता है, जिसमें से सबसे पहला होता है लैरी विजुअल, जो कि एक अमेरिकन क्रूमैन होता है और वो उसे केप टाउन से हायर करता है। सेकंड क्रूमैन का नाम होता है हर्ब सीगुलर, जो कि एक स्विस क्रूमैन होता है और उसे भी वो केप टाउन से हायर करता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में ये सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके आसपास ये स्टोरी घूम रही है। चलिए इनको याद रखते हुए अब हम अपनी स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में नरेटर हमें बताता है कि किस तरह से जुलाई 1976 में वो अपनी वाइफ, अपने सन जॉनथन, अपनी डॉटर सुजेन के साथ एक जर्नी पे निकलता है। वो जर्नी स्टार्ट होती है इंग्लैंड से और उस जर्नी में वो 200 साल पहले यानी 200 इयर्स पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने एक जर्नी की थी उसको रिपीट करना चाहता है। नरेटर हमें ये भी बताता है कि वो एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है और किस तरह से हमेशा से वो एक फेमस एक्सप्लोरर बनना चाहता है। इसके बाद दोस्तों, ये जो ब्लैक वर्ड्स है यानी कि होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, ये रेफर करते हैं टू द एफर्ट बाय द ऑथर एंड हिज वाइफ टू परफेक्ट देयर सी फेयरिंग स्किल्स। They advanced toward making themselves fit to travel on the sea. इसका मतलब है कि इस जर्नी पर निकलने से पहले नरेटर और उसकी वाइफ ने अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को सुधारने के लिए, परफेक्ट करने के लिए बहुत कुछ करा था ताकि वो इस जर्नी पर जाने के लिए फिट हो सके। अब नरेटर अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करने के बाद हमें बोट के बारे में बताता है कि उसकी बोट किस तरह की है। उसकी जो बोट है उसका नाम है वेव वॉकर और वो 23 मीटर्स की है और उसमें 30 टन्स वुड यूज हुआ है। उसको प्रोफेशनली बिल्डअप किया गया है और बहुत सारे मंथ्स उन्होंने स्पेंड किए हैं उसको अलग अलग वेदर में टेस्ट करने के लिए कि क्या वो बोट फिट है उनके साथ जर्नी पर जाने के लिए या फिर नहीं। और जैसे कि हमने कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि उन्होंने 2 क्रूमैन्स को हायर किया था, एक था अमेरिकन और दूसरा था स्विस। कहाँ से उन्होंने हायर किया था? उन्होंने उन्हें केप टाउन से हायर किया था। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि जब सेकेंड डे वो केप टाउन से बाहर निकल गए थे तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स को फेस किया। फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज वो विंड्स कॉन्टिन्यूसली ब्लो कर रही थी। जो नरेटर है उसे उन स्ट्रॉन्ग विंड से इतना डर नहीं लग रहा था। डर लग रहा था तो पानी की जो वेव्स थी उनसे, क्योंकि वो अब 15 मीटर्स तक हाई हो चुकी थी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि दिसंबर 25 आ चुकी है और अभी भी वेदर में कोई भी सुधार नहीं है। वेदर उतना ही बेकार है, बट उसके अलावा भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। यानी फिर भी उन्होंने अपनी दिसंबर 25 की हॉलीडे क्रिसमस ट्री के साथ सेलिब्रेट की। इसके बाद अब न्यू ईयर भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वेदर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, यानी कि वो सोचते हैं, अपने आप को बताते हैं कि जल्दी ही वेदर चेंज हो जाएगा। और वो वेदर चेंज भी होता है, पर वो वेदर अच्छा ना होते हुए और ज़्यादा खराब हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी स्टोरी को यहीं पर रोकते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात करी इस चैप्टर के एक छोटे से इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने जाना कि ये चैप्टर एक सेल्फ इंट्रोडक्शन नरेटिव है,
जो नरेटर ने फर्स्ट पर्सन में लिखा है अपनी जर्नी जो उसने अपनी फैमिली के साथ करी थी उसके बारे में। उसके बाद हमने इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में बात करी एंड फाइनली हम लोगों ने स्टोरी का फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर में आज पढ़ा। दोस्तों, ये चैप्टर है हमारी बुक हॉर्नबिल से, तो मुझे उम्मीद है कि आज जितनी स्टोरी हमने इस चैप्टर की रीड की है वो आप घर जाकर एक बार अपनी बुक से जरूर पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जनवरी 2 कि क्या न्यू ईयर के बाद अब वेदर अच्छा होता है या फिर उनकी फैमिली नरेटर और उसकी फैमिली और क्रूमैन को और ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इससे अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और जैसे कि आपको याद होगा, इस चैप्टर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2 की बात करेंगे। अगर आपको याद होगा, हमने अब तक स्टोरी में पढ़ लिया है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में, और हमने जाना था कि किस तरह से न्यू ईयर के बाद समुद्र का मौसम, ओशन का वेदर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और बहुत तेज विंड्स चलने लगती है। अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। उससे पहले बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 2 की और जानेंगे कि नरेटर और उसकी फैमिली को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। अब नरेटर हमें बताता है कि जनवरी 2 को उसकी जर्नी कैसी रही और हमें बताता है कि किस तरह से जो वेव्स थी अब वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई। इसके बाद वो हमें बताता है एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी द एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। कि ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा समुद्र का पानी उस बोट की तरफ आ रहा है और जो विंड थी, जो हवाएं चल रही थी, उनकी वजह से नरेटर और उसकी फैमिली के कानों में इतना दर्द होने लगा था, उन्हें पेन महसूस हो रहा था। यहाँ पर नरेटर हमें ये भी बता रहा है कि उसने अपनी बोट को स्लो करने के लिए, क्योंकि वेव्स की वजह से बोट की स्पीड इतनी बढ़ गई थी, उसको स्लो करने के लिए क्या क्या किया। उसने जो चारों तरफ रोप्स थी, रस्सियां थी, उन्हें कसकर पकड़ लिया। इसके आगे अब नरेटर बात करता है The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. जो सबसे पहला उसे इंडिकेशन लगा था कि कुछ डिजास्टर, कुछ खतरनाक आने वाला है, वो नरेटर को लगा था at 6 p.m. with an ominous silence। ये जो वर्ड है इसका मतलब है suggesting that something unpleasant is likely to happen। यानी कि जैसे एक फील आ जाती है ना कि कुछ बुरा होने वाला है, वैसे नरेटर को पता लग गया था। इसके बाद नरेटर हमें बता रहा है कि then came a growing dawn। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि किस तरह से उसने रियलाइज किया कि वो कोई क्लाउड नहीं था, वो किसी क्लाउड की आवाज नहीं थी, बल्कि वो एक वेव थी, ऐसी वेव जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves। अगर किसी और वेव से उस वेव को कंपेयर करें तो वो उस वेव की ट्वाइस हाइट पर थी, इतनी बड़ी वो वेव थी। और जो नरेटर था वो काफी ज्यादा डर जाता है उसे देखकर। इसके बाद मौसम एकदम से ठंडर में बदल जाता है। और नरेटर को लगता है जैसे कि उसकी डेथ यानी कि उसका अंत समय करीब है। नरेटर पानी में से अपना सिर बाहर निकालता है क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी वेव्स की वजह से और आंधी तूफान आने की वजह से उनकी बोट पर बहुत सारा पानी भर जाता है और इसी वजह से नरेटर को लगता है कि अब उसका एंड समय यानी कि अब उसकी मौत हो जाएगी इसी बोट के ऊपर।
जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी वेव्स का नरेटर और उसकी फैमिली ने सामना किया। इसके बाद अब नरेटर बात कर रहा है कि किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी वेव्स उसे डेक पर कभी इधर गिर रही थी तो कभी उधर गिर रही थी, और इसी की वजह से नरेटर की जो लेफ्ट रिब थी वो भी टूट गई थी। उसके मुंह में से खून आ रहा था और उसके कुछ दांत भी टूट गए थे। आगे नरेटर बात कर रहा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. कि अब पूरे शिप पर हर जगह पानी था और उसे ऐसा लग रहा था कि बोट के नीचे वाले पार्ट में भी पानी भर चुका है, पर उसमें ये हिम्मत नहीं थी कि वो व्हील को छोड़कर जाकर नीचे इन्वेस्टिगेट कर सके, क्योंकि उसे अपनी बोट को संभालना इस तूफान में सबसे ज्यादा जरूरी था। इसके बाद वो बता रहा है कि किस तरह से मैरी नीचे वाली फ्लोर से ऊपर आती है और बोलती है कि हम लोग डूब रहे हैं। जो पूरा डेक है बोट का वो वाटर से भर चुका होता है और इसी वजह से मैरी और बच्चे अब पानी के अंदर डूब रहे होते हैं। इसके बाद नरेटर हमें बताता है, टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, कि वो चिल्लाकर बोलता है कि कोई व्हील संभालो, और उसी वक्त जो उसने 2 क्रूमैन्स को हायर किया होता है, लैरी और हर्ब, वो पागलों की तरह मैन की तरह बोट से पानी निकालने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। इस वक्त बोट पे जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो कपड़े होते हैं, टॉयज होते हैं, चार्ट्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो सब पानी में डूब चुका होता है। इसके बाद नरेटर बोलता है, आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। और अगर नरेटर ने जल्दी ही बोट को रिपेयर नहीं किया तो वो लोग सब डूब जाएंगे, क्योंकि अब बोट में इतना ज्यादा चारों तरफ से पानी आ रहा था। इसके बाद नरेटर ने बोट को रिपेयर किया। उसके बाद जो उनकी वाटर पंपिंग मशीन थी वो खराब हो जाती है, लेकिन तभी नरेटर को याद आता है कि उसके पास एक और इलेक्ट्रिक पंपिंग मशीन है चार्ट रूम में। वो उसे फटाफट लाता है और उसे कनेक्ट कर देता है, और इसी तरह से पूरी रात उनकी निकल जाती है, कभी वाटर पंप करने में, कभी रेडियो को वर्क करने में और कभी व्हील को दोबारा से संभालने के लिए। और नरेटर हमें बताता है कि वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू अवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स क्या होता है दोस्तों? इफ समवन इन अ प्लेन और शिप सेंड आउट अ मेडे और ए मैसेज, they send out a radio message calling for help because they are in serious difficulties। अगर कोई समुंदर में, कोई आसमान में बहुत सीरियस डिफिकल्टीज में है तो वो लोग जो मैसेज सेंड करते हैं उस मैसेज को बोलते हैं मेडे कॉल्स। अब आगे बात करते हैं, जो नरेटर की डॉटर होती है सुजेन, उसका हेड काफी ज्यादा स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है, उसकी ब्लैक आईज हो जाती है और उसकी आर्म्स पर काफी ज्यादा कट आ जाते हैं। इस पर जब नरेटर उससे पूछता है कि उसने अपनी इंजरीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो वो रिप्लाई करती है, I didn't want to worry you when you were trying to save us all, कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम स्टोरी को यहीं पर रोकते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आज इस वीडियो में हमने बात करी जनवरी 2 की और जाना कि उन लोगों ने, नरेटर, उनकी फैमिली ने और क्रूमेन्स ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। ये चैप्टर है हमारी बुक हॉर्नबिल से, तो मुझे उम्मीद है कि घर जाकर आप इस चैप्टर को एक बार से दोबारा से जरूर पढ़ेंगे। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 3, 4 और 5 की, कि आखिर नरेटर, उसकी फैमिली और क्रूमैन ने क्या नए चैलेंजेस को फेस किया। क्या सुजैन, जिसको इतनी ज्यादा चोट लगी हुई थी, उसे डॉक्टर की मेडिकल सर्विसेज मिल पाती है या नहीं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग जानेंगे इससे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का पाठ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्लास 9 में इंग्लिश के चैप्टर स्वैरन द स्टोरी टेलर को पढ़ा और क्लास 11 में हमने इंग्लिश के चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर को पढ़ा। जरूरी सूचना,
आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण ठीक 3 बजे से इकोवेशन के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। यूट्यूब पर आप DG7 इकोवेशन सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।